थिंक कीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। फर्स्ट वन लिखें, आर नोन एज द power houses of the cell. Mitochondria are known as the power houses of the cell. Full stop. The energy required for various chemical activities. Next one, लिखना next one. The energy required for various chemical activities needed for life needed for life is released by mitochondria in the form of ATP molecules adenosine triphosphate. ATP is known as the energy currency of the cell. Known as the energy currency of the cell. ATP is known as the energy currency of the cell. Full stop. The body uses energy stored in ATP. Next one we can use. The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work ठीक है। अब देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। तो सेल का जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया को ये बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का ना पावर हाउस होता है। ठीक है, किसी भी सेल में जो पावर है वो कहाँ स्टोर्ड होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है पावर सारी की सारी। उसके बाद है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़। वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, जैसे हमारा जो स्टमक है, हमारा स्टमक ना एक एसिड रिलीज़ करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है, उसी से डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब फूड का छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाना। ठीक है, तो वो इसी के थ्रू होता है, इसी की वजह से होता है। क्या कहते हैं, ये जो वो भी एक केमिकल एक्टिविटी हो गई। तो
उसके अलावा जो हमारे पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अगर शुगर लेवल बॉडी का डाउन होता है तो वो इंसुलिन दे देता है, ठीक है। अगर शुगर लेवल बॉडी का अप हो जाता है तो वो इंसुलिन जो है इंसुलिन रिलीज नहीं करता, तो शुगर लेवल इस तरह से मेंटेन रहता है। तो ये अलग अलग तरीके की केमिकल एक्टिविटीज़, जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्टमक का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पेंक्रियाज का। तो ये जो केमिकल एक्टिविटीज़ हैं, इन केमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं उसकी फॉर्म में मिलती है। एटीपी को बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को इसीलिए एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है कि भाई तुमको थोड़ी सी एनर्जी की तुम्हें ज़रूरत है, पेंक्रियाज को तो थोड़ी एनर्जी पेंक्रियाज को दे दी, थोड़ी एनर्जी की स्टमक को ज़रूरत है तो थोड़ी एनर्जी स्टमक को दे दी, थोड़ी एनर्जी लीवर को ज़रूरत है तो थोड़ी सी एनर्जी लीवर को दे दी। तो इस तरह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एटीपी की फॉर्म में होता है। एटीपी ऐसा जैसे हमारा इंडियन रूपी हो गया। तो ऐसी बॉडी के लिए जो करेंसी है, एनर्जी की करेंसी, वो क्या है? वो एटीपी है। उसके बाद है द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो बॉडी जो है वो एटीपी को कैसे यूज़ करती है? नए केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए और मैकेनिकल वर्क करने के लिए। मैकेनिकल वर्क जैसे हम चढ़ रहे हैं, है ना, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, तो वो सारी चीज़ें जो करने में जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी के थ्रू ही हमको मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 1। Mitochondria have 2 membrane coverings instead of just one. Have 2 membrane coverings instead of just one. Full stop. The outer membrane is very porous. The outer membrane is very porous while the inner membrane is deeply folded. While the inner membrane is deeply folded. While the inner membrane is deeply folded. Full stop. These folds create a large surface area for ATP generating chemical reactions. These folds create a large surface area. These folds create a large surface area for ATP generating chemical reactions. For ATP generating chemical reactions. Mitochondria have 2 membrane coverings. Mitochondria have 2 membrane coverings instead of just one. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके बाहर जो है 2 तरीके की मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती हैं। 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती हैं, तो यानी कि एक कवर हो गया और दूसरा कवर हो गया। मेम्ब्रेन का मतलब आउटर कवरिंग, तो 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। सिर्फ एक नहीं होती, 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस। जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है, इट इज़ वेरी पोरस। पोरस का मतलब उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर छोटे छोटे ना फोल्ड्स होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन ऐसे अंदर, जैसे मान लीजिए सीधी सरफेस ना होकर फोल्डेड सरफेस होती है। तो फोल्डेड सरफेस से क्या होगा? अगर हम सीधी सरफेस कहेंगे तो ये सरफेस डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आएगी, ठीक है। और अगर हम फोल्डेड सरफेस बोलेंगे तो इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, तो इधर भी सरफेस मिलेगा एक सरफेस एरिया, और एक सरफेस एरिया इधर भी मिलेगा, मतलब कुल मिलाकर सरफेस एरिया बढ़ जाता है उससे। मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक बेडशीट है, तो बेडशीट को मैंने पूरा खोल रखा है, उसको अगर हम पानी उस पर डालेंगे तो उसके अंदर ना पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होगी।
ठीक है, थोड़ी देर आपने पानी डाला वो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और जल्दी से वो सूख जाएगा। लेकिन हम किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, तो किन को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उसका एक फोल्ड कर देंगे, 2 बार फोल्ड कर देंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 10 बार उस बेडशीट को फोल्ड कर देंगे। अब वो बेडशीट मोटी हो गई काफ़ी, तो अब उसके अंदर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। ठीक है, तो इसलिए अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो जो फोल्डेड होता है, इस वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है वो क्या प्रोवाइड करता है? बाहर वाला मेम्ब्रेन पोरस है। पोरस का मतलब क्या है? उसके अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स हैं। तो अगर बाहर किसी भी तरीके का कोई न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में मिलते हैं हमेशा, मतलब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो वो जो लिक्विड फॉर्म में वो पोर्स के थ्रू अंदर एंटर कर जाएंगे, अंदर एंटर करेंगे, अंदर जो दूसरा मेम्ब्रेन मिलेगा वो फोल्डेड मेम्ब्रेन है, यानी कि उसकी एब्जॉर्प्शन पावर खूब ज़्यादा है, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर देता है। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके सारी की सारी जो एनर्जी है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसी वजह से स्टोर्ड रहती है, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है उसको सबसे ज़्यादा यही अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है किसका हिस्सा? सेल का हिस्सा है। कितना सा नन्ना सा, आंखों से तो दिखाई भी नहीं देगा, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है। These folds create large surface area for ATP generating chemical reactions. तो ATP को जनरेट करने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए बहुत बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है इन फोल्ड्स की वजह से। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट आप नोट करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस strange organelles in the sense mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. That they have their own DNA and ribosomes. Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins. Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins. Are able to make some of their own proteins. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने खुद के ही कुछ प्रोटीन्स बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेंज ऑर्गेनेल है, थोड़ा सा अलग ऑर्गेनेल है, इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद अपना डीएनए और खुद अपने कुछ राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम्स ही तो हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं, तो इस वजह से वो कुछ अपने प्रोटीन्स भी खुद से ही बना पाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, इसके बाद हमारे 2 और सेल ऑर्गेनेल्स बचे हुए हैं, एक प्लास्टिड्स है और एक वैक्यूल्स है। तो 5th लिखेंगे प्लास्टिड्स। हाँ, प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स। तो इसमें आप नोट करें, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। फर्स्ट पॉइंट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट only in plastids are present only in plant cells, full stop. There are 2 types of plastids. There are 2 types of plastids. Chromoplasts, colored plastids,
क्रोमोप्लास्ट्स, ब्रैकेट में लिखिएगा कलर्ड प्लास्टिड्स, और दूसरा लिखेंगे ल्यूकोप्लास्ट्स, व्हाइट और कलर्ड एज प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट्स व्हाइट और कलरलेस plastids, white or colorless plastids. Next point we give you plastids containing the pigment chlorophyll. Containing the pigment chlorophyll. Plastids containing the pigment chlorophyll are known as chloroplasts. Are known as. हाँ विराज बताओ। सर एक चीज पूछना है, यहाँ पर फ्री टाइम का क्या चीज समझ में नहीं आया मुझे। हाँ ये जो प्लास्टिड्स है ये कितने टाइप है? ये प्लास्टिड्स जो है ये दो तरीके के हैं, एक क्रोमोप्लास्ट होता है और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। अब उसके बाद ये है कि प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। मतलब दो तरीके के होंगे, एक तो होगा वाइट या फिर कलर्डलेस प्लास्टिड, ठीक है, उसको तो ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। एक होता है कलर्ड प्लास्टिड। अब कलर्ड प्लास्टिड में अगर ये बोला जाता है कि अगर उस प्लास्टिड का कलर जो है वो ग्रीन है, तो हम ये कहेंगे ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड है उसको पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट बोल दिया जाता है। समझ गए? क्योंकि वो ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से आया है, इसलिए उसका नाम क्लोरोप्लास्ट है। तो वो क्रोमो के अंदर नहीं आता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगला नोट करेंगे, chloroplasts also contain various chloroplasts also contain various yellow or orange pigments. Yellow or orange pigments. Yellow or orange pigments in addition to chlorophyll. In addition to chlorophyll. ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अबाउट ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट are primarily organelles in which leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oils and protein granules materials such as starch, oils and granules, protein granules, sorry. And
protein granules are stored तो मेरा देखिएगा ल्यूकोप्लास्ट और प्राइमरीली ऑर्गेनेलीज। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कुछ प्राइमरीली वो इस तरीके के ऑर्गेनेलीज होते हैं इन विच मटीरियल्स सच एज स्टार्च ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड, जिनके अंदर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, स्टार्च और ऑयल, ये सारी चीज़ें ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो है वो स्टोर होती है। ये इस तरीके के ऑर्गेनेलीज ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और होते किस तरीके के, कलर क्या होता है इनका, वाइट होता है या फिर कलरलेस होता है। हाँ, वाइट होता है या फिर कलरलेस होता है, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनली जो उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज है, किस तरह से अरेंज्ड है। यहाँ लिखेंगे द इंटरनल internal organization of the plastids consists of numerous membrane layers, numerous membrane layers embedded in a material called the stroma. Embedded in a material called the stroma. स्ट्रोमा, ठीक। अब जरा इसमें देखिएगा क्या है कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स। तो जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है प्लास्टिड्स का, उसमें क्या होता है, न्यूमरस मतलब बहुत सारी मेम्ब्रेन की लेयर्स होती है। मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग होती है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, बहुत सारी लेयर्स होती है। एम्बेडेड इन अ मटीरियल कॉल्ड स्ट्रोमा, और ये सारी की सारी लेयर्स जो है वो एक मटीरियल के अंदर बंद होती है, उस मटीरियल का नाम होता है स्ट्रोमा। हाँ, एम्बेडेड का मतलब एक जगह एम्क्लोज हो जाना, एक जगह बंद हो जाना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, plastids are similar to mitochondria in external structure. एक्सटर्नली अगर देखते हैं तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उनका बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही होता है। Plastids are similar to mitochondria in external structure full stop, like the mitochondria plastids also have their own DNA and ribosomes. Their own DNA and ribosomes. इसके बाद सिक्स्थ ऑर्गेनेली जो है वो है वैक्यूल्स।
वैक्यूल्स। प्लास्टिड्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही दिखाई देते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उनका ऐसा ही होता है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स का खुद का डीएनए भी होता है, खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद में लास्ट है हमारा वैक्यूल्स। लास्ट जो सेल ऑर्गेनेली है, वैक्यूल्स के बारे में लिखें। वैक्यूल्स आर स्टोरेज बैग्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। Vacuoles are storage bags for solid or liquid contents. For solid or liquid contents. Full stop. They are small sized in animal cells. They are small sized. They are small sized in animal cells. While large sized in plant cells. Large sized in plant cells. Next point लिखेंगे, in plant cells vacuoles are full of cell sap. Vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. Provide turgidity and rigidity to the cell. प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। तो सेल सैप का मतलब क्या होता है कि सेल की जो सैप होते हैं, सैप यानी कि सेल का वो वाला पोर्शन जो टूट कर मतलब दूसरे सेल में डिवाइड होता है। तो इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। उनके अंदर सबके अंदर मतलब जितने भी सेल्स हैं सारे के सारे सेल जो हैं वो डिवाइड जरूर होते हैं। तो दे आर सर प्लांट सेल्स में 2 वैक्यूल्स होते हैं। हाँ, तो एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो ये जो है प्लांट को टर्जिडिटी मतलब टफनेस और रिजिडिटी मतलब कि वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसके, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो वैक्यूल से प्रोवाइड कराते हैं प्लांट सेल्स को। Many substances of importance in the life. Next point लिखेंगे, many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles, Full stop. These include amino acids, sugars,
various organic acids and some proteins. And some proteins. Many substances of importance in the life of the plant cell. तो प्लांट सेल की लाइफ में बहुत सारे जो सब्सटेंसेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स. तो जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज हैं जो प्लांट सेल्स की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ स्टोर होते हैं? वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं. दीज इंक्लूड अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स. तो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं, वो सारे के सारे यहीं पर स्टोर होते हैं इसके अंदर, वैक्यूल्स के अंदर. ठीक है. एनिमल एसिड्स अमाइनो एसिड्स जितने भी हैं ना, ये होते हैं प्रोटीन्स जो है ना, हम प्रोटीन का इंटेक करते हैं, प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड में. अमाइनो एसिड ही जो है वो बॉडी के अंदर जाकर ना स्टोर होता है. ठीक है, मतलब अब्जॉर्ब होता है एक्चुअली. तो प्रोटीन डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं होता, प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड से. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट करें. इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, in single cell organisms like amoeba, in single celled organisms like amoeba, the food vacuole contains the food items contains the food items that the amoeba has consumed. Next point. In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some wastes from the cell and some
wastes from the cell. And some wastes from the cell. तो अब आप जरा देखिएगा इसमें क्या है, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा द फूड वैक्यूम कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड. तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जो फूड वैक्यूम है उसी के अंदर सारा का सारा जो फूड आइटम्स हैं वो सारे के सारे कंज्यूम होते हैं, सारे के सारे स्टोर होते हैं जो अमीबा ने कंज्यूम करा है. ठीक है, वो फूड वैक्यूम में स्टोर होता है. और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं. उनका क्या काम होता है कि वो एक्सेस वाटर को दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर. एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको एक्सपेल करने का, बाहर निकालने के काम आते हैं वो. एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल में से वेस्ट को एक्सपेल करने के काम आते हैं. ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट होता है जी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अब इसके क्वेश्चंस देखिएगा. जो नोट्स आपके पूरे कंप्लीट इस चैप्टर में से एनसीईआरटी में से ही बनवाए हैं. तो अगर कुछ भी मतलब आपको लगता है कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो बताइएगा. ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक बार आप प्रैक्टिस करिए. ठीक है, चलिए जी फिर आज इतने करते हैं.